हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज हम बात करते हैं हमारे MS1 के यूनिट 7 के अंदर जो हमारी नेक्स्ट डिजीज है जिसका नाम है गैस्ट्राइटिस और एंट्रोगैस्ट्राइटिस। तो इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेंगे कि भाई ये कंडीशन जो होती है हमारी होती है कौन सी है, कैसे होती है। तो इसमें गैस्ट्रिट्स जो हमारी होती है इसमें डायरेक्ट इफेक्ट जो होता है स्टमक एंड द गैस्ट्रो इंटेस्टाइटिस इंट्राइटिस अफेक्ट बोथ ऑफ द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन्स। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारी गैस्ट्रोटाइटिस जो हमारी होती है वो डायरेक्ट हमारे जो स्टमक होता है, पेट होता है, उस पर असर डालती है, और जो हमारी गैस्ट्रो एंट्रोटाइटिस जो हमारी होती है ये अफेक्ट करती है हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन्स दोनों को। बोथ आर इंफ्लेमेटरी डिसऑर्डर, दोनों ही सूजन की बीमारी है, ये हमारे दोनों में ही सूजन हो जाती है। कहाँ पर? GI म्यूकोसा यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल्स जो हमारा म्यूकोसा होता है वहां पर सूजन हो जाती है। और कारण क्या क्या रहते हैं सूजन के, किस वजह से हो जाती है? अगर अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, स्पाइसी फूड ज्यादा खा रहे हैं, NSAID हमारे जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो अगर आप जरूरत से ज्यादा ले रहे हैं, समथिंग स्ट्रेस वगैरह अगर आप ज्यादा लेते हैं, बैक्टीरियल प्रॉब्लम अगर आपको है, वायरल इंफेक्शन वगैरह आपको है, तो ये कंडीशन जो है वो हो सकती है आपके स्टमक के अंदर भी और इंटेस्टाइन्स के अंदर भी, और दोनों में एक साथ भी। ठीक है, तो डेफिनेशन जो इन्होंने दिया, डेफिनेशन में इन्होंने बताया है गैस्ट्रो एंट्रोसाइटिस जो हमारी होती है इसमें इन्फ्लेमेशन होती है हमारी इंटेस्टाइन से और हमारा गैस्ट्रिक। तो आप देख सकते हैं, नाम से ही देख सकते हैं गैस्ट्रो और इंटेस्टाइन्स दोनों का नाम इसके अंदर आया है, तो ये दोनों की जगह की इन्फ्लेमेटरी है। और गैस्ट्राइट्स में हमारा सिर्फ गैस्ट्रिक का ही आया है, तो ये जो इन्फ्लेमेशन होती है ये स्टमक के म्यूकस मेम्ब्रेन की ही होती है। तो आपने जो नाम पढ़ रहे हैं उसी से आपने आइडिया लगाना है कि भाई गैस्ट्रो इंट्रोसाइटिस जो होती है ये हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन्स दोनों जगह की इन्फ्लेमेटरी होती है, और गैस्ट्राइटिस जो होती है ये हमारी इन्फ्लेमेशन जो होती है ये स्टमक के मेम्ब्रेन की ही होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसमें कोज पढ़ते हैं इसके कि भी क्या क्या रीजन हो सकते हैं। वैसे तो हमने ऊपर जान लिए हैं, लेकिन फिर भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, सेलेमोनिया या फिर सिंगला जो हमारा कोलाई होता है वो बैक्टीरिया अगर हो जाए तो उनकी वजह से ये कंडीशन हो सकती है हमारे स्टमक के अंदर भी और इंटेस्टाइन्स के अंदर भी। एक्सेसिव अगर अल्कोहल अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, अगर आप स्पाइसी फूड जो है वो एक्सेसिव इनटेक कर रहे हैं, और अगर आप स्टेरॉइड ड्रग्स जो NSAID जो आप एस्पिरिन वगैरह अगर ज्यादा मात्रा में ले रहे हो, स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हैं अगर आप, तो ये कंडीशन जो है हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस और हमारे डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में हम सबसे पहले कौन सी चीज करेंगे? नेज़ुआ और वोमिटिंग, ये तो कॉमन चीजें होती हैं। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट देखेंगे कि एब्डोमेन के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हिकअप और ब्लचिंग वाली चीजें देखेंगे, यानी कि हिचकियां और जो डकारे हो रही है वो किस तरीके से आ रही हैं, स्टूल के अंदर ब्लड तो नहीं आ रहा है, वेट लॉस हो रहा है, या एपिगैस्ट्रिक टेंडेंसी हो रही है, गैस्ट्रिक के अंदर जो तनाव होता है वो तो नहीं हो रखा है, और हेमेटे जो हमारे हेमेटेमेसिस की जो प्रॉब्लम्स होती है वो तो नहीं होगी है, एनोरेक्सिया तो नहीं हो गया है, हेडेक यानी कि सर दर्द और डिसऑर्डर वाटरी स्टूल परफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, एब्डोमिनल्स में क्रैम्प तो नहीं है। ठीक है, और खाने के बाद हार्ट में जलन तो नहीं हो रही है, डिहाइड्रेशन या फिर शॉर्ट टेस्ट यानी कि खट्टा टेस्ट तो नहीं आ रहा। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये सारी की सारी बार बार वही चीजें रिपीट हो रही है हमारी, तो ये सारी की सारी चीजें हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर देखी जाती हैं और ये हमारी कंडीशन को बताने में हेल्प भी करते हैं। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस के अंदर हम इसमें देखेंगे साइन और सिम्टम्स देखने के लिए एंडोस्कोपी कराई जाती है इसमें, और हमारे जो परफ्यूजन जो देखा जाता है बायोस्कोपी के द्वारा, हमारा जो हिस्ट्रोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो होता है वो किया जाता है हमारा बायोपेसी के अंदर, तो उससे हमारा पता लगाया जाता है सारा का सारा एग्जामिनेशन करके कि अंदर की हिस्ट्री क्या है, क्या चल रहा है। ठीक है, और सेरोलॉजिकल के जो टेस्टिंग होती है उसमें हमारा जो हमारा H पाइलोरी की जो प्रेजेंस होती है उसके बारे में हमारा सेरोलॉजिकल टेस्टिंग के अंदर देखा जाता है। तो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस के अंदर ये टेस्ट वगैरह होते हैं जिसमें कंडीशन का पता लगाया जाता है, और आफ्टर दैट जो ट्रीटमेंट होता है वो स्टार्ट किया जाता है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम आगे। तो भैया हम इसमें देखते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले आ जाती है हमारी एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक में हमारी कौन कौन सी टैबलेट है, तो इसमें हमारे ड्रग्स के नाम दिए गए हैं, अमोक्सोसिलिन जो हमारी होती है, टेट्रासाइक्लिन जो हमारी होती है, और हमारी कैलोरीथ्रोमाइसिन जो होती है। ठीक है, और एंटी एसिड बताई गई है इसमें, एल्बुमिन होती है और हाइड्रोक्साइड हमारी होती है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के अंदर हमारा दिया गया है लेंसोप्रांजोल से और हमारी एमोप्रांजोल। तो इसमें हमारा H2 ब्लॉकर्स दिए गए हैं, इसमें रेनिटिडिन्स हमारी दी गई है, और एंटीमेट्रिक्स यानी कि वोमिटिंग और नेज़ुआ को कम करने वाली जो हमारी होती हैं, तो वो हमारी डोम्पेरिडोन्स जो टेबलेट होती है वो दी जाती है, यानी कि हमारे ड्रग्स हैं सारे के सारे। एंटी माइक्रोबल मोस्टली हमारी DOC दिए जाते हैं, ड्रग्स ऑफ चॉइस जो हमारी फुल फॉर्म होती है DOC की, तो ये हमारी होती है मेट्रोनाइडाजोल्स। तो ये हमारे कुछ ड्रग्स के नाम है जो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं और कंडीशन को सही करने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट इसमें आ जाएगी हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हम देखेंगे कि इसमें नर्स को क्या क्या मैनेजमेंट करनी है। सबसे पहले IV फ्लूइड जो है जितना भी प्रिस्क्राइब किया गया है, जितना डॉक्टर ने बताया, IV फ्लूइड जो है वो एडमिनिस्ट्रेट कराना है पेशेंट को। दूसरा प्रोवाइड करना है क्लियर फ्लूइड लिक्विड स्मॉल अमाउंट व्हेन ओरल इनटेक ऑफ द रिज्यूम्ड एंड द प्रोग्रेस डाइट एंड टॉलरेट। तो आपने जो क्लियर फ्लूइड और जो लिक्विड होता है स्मॉल अमाउंट में ओरली इनटेक कराना है पेशेंट को,
कि वो बर्दाश्त कर सके उसकी डाइट के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट आपने एडमिनिस्ट्रेट करानी है सारी की सारी मेडिकेशंस जो कि डॉक्टर के द्वारा बताई गई हैं, प्रिस्क्राइब कराई गई हैं, जो कि वोमिटिंग और डायरिया को लेकर के होती है, एंटीमेट्रिक्स और एंटी डायरियल जिनको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इन्होंने बताया है कि इंस्ट्रक्शंस देने हैं अपने पेशेंट को, ठीक है, गैस्ट्रिक इरिटेंट फूड जो है वो आपको नहीं लेने हैं। तो अपने पेशेंट को इस चीज के निर्देश देने हैं कि भी उसने कैफीन के बने हुए जितने भी प्रोडक्ट हैं, अल्कोहल है, ठीक है, गर्म चीजें हैं या स्पाइसी फूड है, वो आपने बिल्कुल भी नहीं खाना है, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। और नेजवा शुड बी द एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन एज ऑर्डर्ड से, तो नर्स जो होती है उसको क्या करना चाहिए, तो नर्स को चाहिए कि वो मेडिकेशंस जो है वो एडमिनिस्ट्रेट कराए, जैसे कि एंटासिड है या फिर एनालाइजिस है, हमारे मोरफिन है या फिर हमारे मेरापेडिन्स है या फिर हमारे एंटी कोलोनर्जिक है। तो ये सारे के सारे हमारे ड्रग्स के नाम हैं, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन कराने चाहिए, ये मेडिसिन होती हैं और कंडीशन के अकॉर्डिंग ही और प्रिस्क्राइब किए हुए ड्रग्स ही आपने पेशेंट को देने हैं। इन चीजों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे इसमें आ जाता है डायग्नोज हमारे। तो इसमें नर्सिंग डायग्नोज के अंदर आपने क्या देखना है, सबसे पहले आपने फ्लूइड वॉल्यूम से रिलेटेड सारी की सारी चीजें देखनी है, जो हेमरेज और ब्लीडिंग, जो वोमिटिंग और स्टूल से होने वाली जो ब्लीडिंग होती है उसके वॉल्यूम्स का आप जरूर पता लगाएंगे कि इसमें कमी तो नहीं है फ्लूइड की। तो इसमें हमारा जो इम्बैलेंस से जो हमारा न्यूट्रिशन होता है, जो बॉडी के रिक्वायर के हिसाब से अगर न्यूट्रिशन लेवल नहीं है, तो इसमें जो हमारी जो प्रोसेस है, डाइजेस्ट सिस्टम का प्रोसेस है या फिर हमारे इंटेस्टाइन्स का जो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का जो प्रोसेस है वो हमारा खत्म हो जाता है या बहुत ही कम मात्रा में हो जाता है। पेन से रिलेटेड जो सारी की सारी चीजें, पेन की जो कंटिन्यूटी, हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोसा के में होने वाले पेन की जो कंटिन्यूटी है उसको उसके बारे में आपने जानना है। और डिफिशिएंट नॉलेज से रिलेटेड हमारी बीमारी की प्रोग्नेंस है या ट्रीटमेंट है, सेल्फ केयर है या डिस्चार्ज नीड है, तो इन सभी चीजों के बारे में सारी की सारी नॉलेज का अभाव भी आपने चेक करना है। और एंजाइटी से रिलेटेड जो चेंज होते हैं, हेल्थ स्टेटस होता है या हमारा डिजीज प्रोसेस है, तो उसके बारे में भी आप पेशेंट के बारे में जानेंगे और उनकी एंजाइटी को दूर करने की कोशिश भी करेंगे। आप पेशेंट को सपोर्ट भी करेंगे और पेशेंट को एजुकेट करने का काम भी करेंगे। तो आपने सबसे पहले करना है डायग्नोज, और डायग्नोज के बाद जब आप उसको सपोर्ट दोगे या फिर आप उसको एजुकेट करोगे, वो हमारी किसमें आ जाता है, नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो डायग्नोज करने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। डायग्नोज अगर आप नहीं करेंगे तो आपको कंडीशन नहीं पता चलेगी, और कंडीशन नहीं पता लगेगी तो आप उसका समाधान भी नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारी जो डिजीज है ये यहीं पर खत्म होती है।